चले अभी ठीक होगी बेटा आवाज़, ठीक है क्लियर। चलो चले बेटा शुरू कर लेते हैं हम क्लास। अभी आवाज़ भी ठीक होगी और कोड भी बुरा नहीं होगा। तो देखिए सब कुछ हो रहा है, तुम बताएं। लास्ट बेटा लेक्चर हमारा हुआ था फ्रीडम मूवमेंट पे। हमने 1939 वर्ल्ड वार जहाँ शुरू हो रही थी वहाँ तक हमने सारे इवेंट कर लिए थे, जिसमें हमने देखा कि कांग्रेस की जो वजारतें थी उन्होंने किस तरह से मुसलमानों को जुल्म किया। फिर ईरपुर रिपोर्ट, शरीफ रिपोर्ट हमने देखी। फिर वजारतों से जब कांग्रेस ने रिज़ाइन किया तो जिना साहब ने यौम तशक्कुर मनाने के लिए कहा। इस तरह से जो है ना जी ये सारे वाक़यात हमने कल कर लिया। इससे आगे चलेंगे। इसमें एक इनसे दो इवेंट क्या हुआ गया था, जिना सिकंदर पैक्ट की शेयर करने। जिना सिकंदर पैक्ट जो था ना जी, ये मुआहदा रह गया था। इसके बारे में पूछ लेता है कि कौन से साल में ये हुआ था। इसका बस साल याद रखना है। सिकंदर कौन है? सीएम है पंजाब का। कौन सी पार्टी से था ये? यूनियनिस्ट पार्टी हमने डिस्कस किया था यूपी से। और जिना साहब जो है मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इनका मुआहदा हुआ आपस में, जिस मुआहदे को नाम दिया गया सिकंदर जिना पैक्ट। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिकंदर जो है ये मुस्लिम लीग का हिस्सा बन गया था, मुस्लिम लीग में शामिल हो गया था। और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है मुआहदा इस तरह से था कि पंजाब में इसकी हुकूमत थी तो मुस्लिम लीग ने वादा किया जो उनके तलबात थे उनके हवाले से कि हमारी ये डिमांड है ये पूरी की जाए। बाकी जो भी था सिकंदर जिना पैक्ट जो था ये 1937 में हुआ। ठीक हो गया। इसके बारे में सवाल यही बनता है कि सिकंदर जिना पैक्ट कब हुआ, कौन से साल में हुआ। जैसा सिकंदर कौन थे इस तरह से भी बन जाता है। ठीक हो गया जी। बाकी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी 1939 तक। अब हम शुरू करेंगे 1940। इसे मैं रेज करता हूँ। लॉर्ड कौन था जी? लॉर्ड जो जो हमने लिखा था वो चलेगा। अभी वर्ल्ड वार सेकेंड चल रही है तो जंग के दौरान घोड़े तब्दील नहीं किएगा। लॉर्ड लिथगो ये वायसराय था, ये था 1936 में आया था और ये 1943 तक रहेगा जी। लॉर्ड लिथगो साहब को थे जिनका सबसे लंबा टेन्योर है हिंदुस्तान में, जितने भी वायसराय आए उन सब में सबसे लंबा टेन्योर लॉर्ड लिथगो का है। ये सवाल बन जाता है सर। तो ये बैठे हुए थे, जंग शुरू हो गई है तो जंग के बारे में अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो आप देख लीजिएगा। उस पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जंग के दौरान अब ये देखें बरतानिया के जो हालात थे ना बहुत ज़्यादा वीक थे मुआशी तौर पे भी, और क्योंकि हिटलर जो था वो बहुत मजबूत था, इनके मुकाबले में हिटलर था। और जापान था, जापान सुपर पावर था। जापान ने तबाही कर दी थी इनकी, बरतानिया की और इनकी फ्रांस की, जितने भी मुल्क इसके साथ थे। अब ये देखें कि इंडिया के अंदर बरतानिया की हुकूमत थी और यहाँ आस पास बहुत सारे इलाके थे जिनमें बरतानिया कब्जा था। अमेरिका भी आया था बरतानिया के साथ, फ्रांस भी था। ये सारे मुल्क किसके साथ थे? बरतानिया के साथ थे। जापान के जहाज वहाँ से चलते जोग्राफी मैंने करवाई, कहाँ है जापान? वो इंडिया में आके बर्मा में बमबारी करके जा गया। इंडिया में आके वो इंडिया बरतानिया बैठा हुआ था। तो इंडिया के ऊपर हमला करने की जापान की जो वजह थी वो एक ही थी, क्या? इंडिया जो किसके अंदर था? बरतानिया के अंदर। तो इसीलिए जो है ना फिलिपाइन में हमले किए उन्होंने, ताइवान में किए, ये जो मुल्क थे सारे नीचे वाले, यहाँ आके बरतानिया उसकी जापान की आर्मी अटैक करके चली जाती थी। बरतानिया के जो डे थे जापान की आर्मी थी, उनके इलाके थे। तो इस तरह जबरदस्त किस्म का मतलब अटैक कर रहा था जापान सारे मुल्कों के ऊपर। अब बरतानिया की हालात बदले थे। ऊपर से इंडियन जो थे, कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी थी, मैंने आपको कहा, तो उसने रिजाइन कर दिया। उसने कहा तुमने हिंदुस्तान को जंग में धकेल दिया, हिंदुस्तान से पूछा ही नहीं। तो वो नाराज थे, उन्होंने हुकूमत से भी इस्तीफा दे दिया हुआ था। अब जो लॉर्ड बैठा हुआ है उसकी कोशिश ये है कि किसी तरीके से कांग्रेस को या हिंदुस्तान की जो बड़ी पार्टी हैं उन्हें मनाया जाए, उन्हें कहा जाए कि आप क्या करें, इस जंग में हमारा साथ दें। जंग के बाद आपके सारे को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? लॉर्ड लिथगो को ड्यूटी दी गई है और वो कोशिश करेंगे इसका। अच्छा अब कांग्रेस बाहर है, बाकी सारे लोग जो है वो सपोर्ट करेंगे इस जंग के दौरान, तो कांग्रेस नहीं करी। अच्छा कांग्रेस में से हिंदुओं में से बहुत सारे लीडर थे। सुभाष चंद्र बोस का आपने नाम सुना होगा, सुभाष। ये एक जो है ना इंडियन लीडर थे बड़े जबरदस्त किस्म के। इनके बारे में सवाल आया हुआ था पिछले दिनों, कौन सा हिंदुस्तानी था जो सेकेंड वर्ल्ड वार में बरतानिया के खिलाफ लड़ा? इसने अपनी इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, इसने अपनी पूरी आर्मी में इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और जापान चला गया। जापान में रह के इसने बरतानिया के खिलाफ जंग की और ये उसी जंग के दौरान ही 1945 के अंदर ही फार्मूसा ताइवान के करीब जो है ना जहाज इसका क्रैश हुआ और ये उसी में सवाल पिछले दिन पूछा था कौन सा इंडियन था जिसने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई और बरतानिया के खिलाफ लड़ा? मतलब आप ये जापान और जर्मनी इकट्ठे थे ना, तो ये जापान और जर्मनी के साथ मिल गया, जबकि बाकी पूरा हिंदुस्तान किसके साथ था? बरतानिया के साथ दे रहे, हिंदू भी मुसलमान भी करते लोग, क्रिश्चियन भी और सिख भी और बाकी सारे लोग अंग्रेज सरकार के साथ थे। कांग्रेस उस तरह से साथ नहीं दे रही थी। कांग्रेस चाहती थी कि हमारे मुताबिक पहले माने जाए तब हम साथ देंगे। आगे चल के 10 ऑफर भी देगा मामला को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उससे पहले जो इवेंट होगा 1940 का वो होगा हमारे पास लाहौर रेजोल्यूशन का, करारदाद लाहौर जिसे हम कहते हैं। इसे मैं डिस्कस करता हूं, करारदाद लाहौर को पहले डिस्कस करते हैं, बाद में 10 ऑफर को डिस्कस करेंगे। लाहौर रेजोल्यूशन 1940, करारदाद लाहौर जिसे हमने कहा, जिसे हमने क्या कहा? करारदाद लाहौर के नाम से इसे हम याद रखेंगे। 1940 हुआ यह कि मुस्लिम लीग का 27वां इजलास, याद रखिएगा, सेशन था मुस्लिम लीग का। कहां हुआ है? लाहौर में, मंटो पार्क में। मंटो पार्क का आजकल नाम है ग्रेटर इकबाल पार्क, ये भी सवाल बना है। ग्रेटर इकबाल पार्क इसे हम कह रहे हैं आजकल मंटो पार्क को। लाहौर में जाके ये मीनार पाकिस्तान बना हुआ है। तो यहाँ पे ये सेशन चल रहा था, 27वां सेशन था मुस्लिम लीग का। कहा हुआ है? लाहौर में हुआ है।
तो यहाँ पे जो है ना ये डेट कौन कौन सी है जी, 22, 23 और 24 मार्च, ये 3 डेट है जी सेशन की जो चलना था, ये 3 दिनों तक चलना था, 22, 23 और 24 मार्च तक। तो इस इजलास के अंदर एक करारदाद पेश की गई, जिसे शुरू में करारदाद लाहौर कहा गया। उसमें यही कहा गया कि वो जो ये हमारे इलाके हैं पंजाब सिंध और ये सारे इलाके जो मुस्लिम अक्सरियत इलाके हैं, उस सारे के ऊपर एक अलग से मुल्क बनाएंगे जिसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। पहली दफा ऑफिशियली पाकिस्तान वो अडॉप्ट किया मुस्लिम लीग ने। चौधरी रहमत अली ने तो पहले कर दिया था ना, नाम तजवीज़ कर दिया था, लेकिन उसे मुस्लिम लीग ने अडॉप्ट नहीं किया था। अब आके ऑफिशियली मुस्लिम लीग ने कहा कि जी हम क्या करेंगे जी, एक अलग मुल्क बनाएंगे और उसका नाम क्या होगा, पाकिस्तान होगा। तो इस तरह से ये जो करारदाद थी 23 को पेश की गई, 23 को पेश की गई, 24 को मंजूर हुई, एक्सेप्ट हुई 24 को, 23 को इसे फॉरवर्ड किया गया। जिना साहब इसकी सवाल कर रहे थे, इजलास की सवाल कौन कर रहे हैं, जिना साहब कर रहे हैं। और ये रेजोल्यूशन पेश की गई है AK फजल हक साहब ने की थी, शेर बंगाल जिसे हम कहते थे, AK फजल हक साहब ने रेजोल्यूशन पास की थी, पेश की थी मसब के सामने, जिसे सराहा, सेकंड किया, सपोर्ट किया चौधरी खलीको ज़मान ने। सेकंडेड बाय का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। चौधरी खलीको ज़मान साहब यूपी से थे, ये शेर बंगाल AK फजल हक बंगाल से थे। तो इस तरह से जो है ना ये मुतालबा किया गया। इसीलिए हर साल हम 23 मार्च मनाते हैं पाकिस्तान डे के तौर पर, आज भी मनाता है पाकिस्तान, छुट्टी होती है 23 मार्च की पाकिस्तान डे, क्योंकि पाकिस्तान की जो रेजोल्यूशन पेश की गई थी वो 23 मार्च 1940 को पेश की गई थी। अब इस रेजोल्यूशन के ऊपर हिंदुओं ने जो है ना जी, अखबार जो थे एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, उन्होंने मजाक उड़ाया, इकट्ठा हुआ और तंजन अखबार में लिखा इसे लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन, करारदाद लाहौर को, हमने तो करारदाद लाहौर कहा था, इसे उन्होंने करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई है जी लाहौर में, इस तरह से इकट्ठे उड़ाए गए। तो पाकिस्तान मुसलमान थे, उन्होंने कहा अच्छा अगर इन्होंने जो है ना जिस तरह से मजाक करना है तो हम भी जो है ना क्या करें, करारदाद लाहौर नहीं कहेंगे उसे, बल्कि करारदाद पाकिस्तान कहेंगे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहेंगे। उसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, फिर करारदाद पाकिस्तान ही पड़ गया। आज हम उसे करारदाद पाकिस्तान के नाम से याद करते हैं, बेसिकली करारदाद लाहौर था, लाहौर रेजोल्यूशन था। तो उन्होंने जो है तंज के तौर पे इसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन लिखा, जो कि अच्छा लगा सारे मुसलमानों को, मुस्लिम लीग वालों को, उन्होंने से रखा दिया। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो सारा लिखा गया करारदाद, ये मौलाना जफर अली खान ने लिखी थी, मौलाना जफर अली खान साहब ने इसे लिखा था, और इंग्लिश में 5 इसके पैराग्राफ थे, 400 वर्ड्स पे मुश्तमिल था, और ये टोटल इंग्लिश में था। इसे बाद में मौलाना साहब ने क्या किया था, उर्दू में ट्रांसलेट किया। उर्दू में किसने ट्रांसलेट किया, मौलाना जफर अली खान साहब ने ही इसे फिर उर्दू में ट्रांसलेट किया था, लाहौर रेजोल्यूशन को या पाकिस्तान रेजोल्यूशन को। अब इसमें फिर पूछता है पंजाब से किसने सपोर्ट किया, सिंध से किसने किया, बलूचिस्तान से किसने किया, NWFP से किसने सपोर्ट किया। ये 2-3 सवाल यहाँ से बनेंगे। तो सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने सपोर्ट किया था, बलूचिस्तान से काजी ईसा ने, जो फायज ईसा का बाप था। और इसी तरह से अगर आप देखेंगे NWFP से जो आज का KP के वहाँ से सरदार औरंगजेब खान साहब ने सपोर्ट किया था। पंजाब से जफर अली खान साहब, पंजाब से मौलाना जफर अली खान साहब ने सपोर्ट किया था। और बम्बई से इसने सपोर्ट किया था आई चंद्री करने, इतना चाहिए लिख लें, पूछता है सवाल, बम्बई से आई चंद्री करने, पंजाब से मौलाना जफर अली खान साहब ने, सिंध से सर अब्दुल्ला हारून ने सपोर्ट किया, बलूचिस्तान से काजी ईसा ने, और NWFP से सरदार औरंगजेब खान साहब ने। अच्छा यूपी से चौधरी खलीको ज़मान, चौधरी खलीको ज़मान यूपी का नहीं पूछता, वो पूछता है कि ओवरऑल सेकंड बाय सबसे पहले किसने सपोर्ट किया होगा, ओवरऑल सबसे पहले सपोर्ट किया था किसने, चौधरी खलीको ज़मान ने। पेश किसने किया, AK फजल हक शेर बंगाल। इस इजलास की सदारत कौन कर रहा था, जिना साहब कर रहे थे। मतलब आपको हो गया, नजर आपको ठीक लिखा होगा, ठीक है नीचे चले हो गया, बड़ा ज्यादा आप लोगों ने लिख लिया है, बता दें मुझे। तो ये आपकी पाकिस्तान रेजोल्यूशन थी, जिसके बारे में कमीशन सवाल पूछ लेता है। तो यही जो है जी आपको यहाँ से सवाल बनेगा। इसमें डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब भी थे जी, पंजाब से मौलाना जफर अली खान साहब के साथ डॉक्टर मोहम्मद असलम साहब भी थे, शायद आपसे पूछा जाए, मेरा नाम है, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बारे में कांग्रेस के व्यूज आप देख लेते हैं, लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में। जो गांधी था, गांधी ने इसे मॉरल रॉन्ग का सवाल बनता है, गांधी ने इसे क्या कहा, मॉरल रॉन्ग। गांधी ने क्या कहा, इसे मॉरल रॉन्ग कहा था, कि खिलाफ की गलती है। नेहरू ने इसे फंटास्टिक प्रपोजल कहा था, ये सवाल बना है। नेहरू ने क्या कहा था कि जिना की ये फंटास्टिक प्रपोजल है। इसे के देखने के बाद जो राजगोपालाचार्य साहब थे, उन्होंने कहा था कि ये जो है ना पार्टीशन से नहीं बचा जा सकता, पार्टीशन वाज अनअवॉइडेबल, ये अल्फाज थे किसके, राजगोपालाचार्य के। तो ये व्यूज थे कांग्रेस के, जो 2-3 लीडरान थे, जिनके बारे में पूछ लिया जाता है कि जी बताएं जी इनके क्या व्यूज थे। तो ये बेटा आपका था लाहौर रेजोल्यूशन। अब जरा अगस्त आफर को देख लेते हैं, अगस्त आफर को देख लेते हैं। अगस्त को बुला के याफर लॉर्ड लिन लिथगो ने, अगस्त आफर कब हुई, अगस्त में लॉर्ड लिन लिथगो ने बुलाया इन्हें। बड़ी जो पार्टीज थी उन्हें सपोर्ट हासिल करना का मकसद था। मुस्लिम लीग और बाकी सारी पार्टीज तो कर रही थी सपोर्ट अंग्रेज सरकार को आर्मी जंग के दौरान, लेकिन कांग्रेस नहीं कर रही थी। तो कांग्रेस की सपोर्ट लेने के लिए इन्हें बुलाया गया, सारों को, मुस्लिम लीग को भी, बाकियों को भी, कि जी आप जो है ना जी अगस्त आफर आप लोगों के लिए, ये आप जो है ना जी आपकी जो डिमांड है सारी मान ली जाएंगी, लेकिन जंग के बाद शर्त यह है कि जंग में आप हमें सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग भर्ती कराओ, यहाँ से हिंदुस्तान से ऐलानात करो, सपोर्ट करो। जब हम जंग जीत जाएंगे तो आपकी अलग से जो है ना जी आप देखें 2-3 उन्होंने ऑफर दी थी। एक थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, यदि आपकी जो है बना देंगे, इंडिया खुद ही इंडियन जो आपने दिए कानून साजी कर सकेंगे, एक ये उन्होंने ऑफर दी थी। दूसरा डोमिनियन स्टेटस का जो है ना जी उन्होंने कहा आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मैक्सिमम चीज़ों में आपकी आज़ादी होगी, बस डिफेंस डिफेंस जो चीज़ें हमारे पास होंगी। तीसरा ये प्रिंसिपल स्टेट जो थी उनके हवाले से कहा गया था कि उनके जो हेड होंगे, जो उन्हें लीड कर रहे होंगे, वो चाहेंगे तो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके में शामिल हो जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाएंगे, इंडियन यूनियन का हिस्सा बन जाए। अगर वो नहीं बनना चाहते तो उनकी मर्जी है, वो कॉमनवेल्थ में डायरेक्ट बता कि जो कॉमनवेल्थ है उसका हिस्सा बन सकते हैं, उन्हें आज़ादी दी गई थी। तो इस तरह से जो है ना जी ऑफर दी गई, लेकिन इसे कांग्रेस ने टुकरा दिया। कांग्रेस ने इसलिए टुकरा दिया, एक तो जो है ना कांग्रेस अब कमल आज़ादी चाहती थी, कांग्रेस ने इसलिए इनकार कर दिया डोमिनियन स्टेटस जो है ये क्या जी हम नहीं मानते, इस तरह की उन्होंने कभी माना नहीं गया था। मुस्लिम लीग ने भी ऐसा चीज़ के ऊपर पूरा दिया। फिर इसमें सारे जो मुतालबात थे वो कहा गया कि जंग के बाद पूरे किए जाएंगे,
इस तरह की बातें थी। तो ये बेसिकली अगर आपसे पूछा जाएगा गस्ताफन का मकसद क्या था, तो सपोर्ट हासिल करना थी हिंदुस्तान की जंग के दौरान। उन्हें लॉलीपॉप दिया गया कि हम आपकी ये बात भी मान लेंगे, हम आपकी ये भी मान लेंगे, हम आपकी ये बात भी मान लेंगे, मतलब कुछ भी नहीं था। क्या इस तरह से इसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, जंग भी साथ साथ चल रही है। अभी जंग के दौरान की बात है, पर्ल हार्बर हो गया 1941 में, आपको जापान के जहाज गए थे, बर्तानिया की अमेरिका की जो रियासत है हवाई, वहां जाकर पर्ल हार्बर कराई थी, फिर अमेरिका को इसमें शामिल होना पड़ा था। इसके बाद जो मेन जो इवेंट हमें डिस्कस करना है वो है हमारे पास क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन को डिस्कस करेंगे। 1942 में इंडिया आया। क्रिप्स मिशन सर स्टीफर्ड क्रिप्स था जो इसे लीड कर रहा था। ये बर्तानिया से इसे भेजा गया था। इसका मकसद भी क्या था, सपोर्ट हासिल करना था इंडियन से जंग के दौरान की, जब हमें सपोर्ट करें। और जो है ना जी, मुताल बात सारे जब आपको डोमिनेंस भी दे देंगे, हमारे वैसे वार एडवाइजरी कौन से बना देते हैं जिसमें इंडिया के लोग भी शामिल होंगे। इसी तरह से जो है ना जी, मतलब बहुत सारे इस तरह के लॉलीपॉप दिए गए थे, लेकिन इसे रिजेक्ट कर डोमिनेंस स्टेटस की बात की गई थी अगेन कि अब आपको डोमिनेंस जैसा डिक्लेयर कर देंगे जंग के बाद। तो सारी बातें जंग के बाद ही ने मिलनी थी। तो कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस ने या जिन्हों ने कांग्रेस गांधी ने क्या कहा, पूछता सवाल गांधी ने इसके बारे में क्या कहा। गांधी ने कहा था कि ये क्या पोस्ट डेटेड चेक। गांधी ने या कांग्रेस से पूछा जाएगा, आपसे पूछा कांग्रेस ने इसके बारे में क्या कहा, क्रिप्स मिशन के बारे में क्या रिजेक्ट किया। ये पोस्ट डेटेड चेक है, ये वर्ल्ड डिमांड नहीं है, मुकम्मल आजादी चाहिए। मुस्लिम लीग ने भी इसे रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुस्लिम लीग डिमांड कर चुकी थी अलग सेपरेट एक रियासत का, उसके बारे में यहाँ पे कहीं भी कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं था। इसीलिए क्रिप्स मिशन नाकाम हो गया, वापस चला गया। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद गांधी क्या करेगा, क्विट इंडिया मूवमेंट की तारीख शुरू कर देगा। क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदुस्तान छोड़ दो तारीख, हिंदुस्तान छोड़ दो तारीख से मैं रेज करता हूँ। गांधी सियासत छोड़ गया था 1934 में। गांधी ने कांग्रेस छोड़ दी थी 1934 में, जिन्होंने जब जो है प्रेसिडेंट बना था उस वक्त गांधी छोड़ दिया था कांग्रेस, लेकिन बाद में अब दोबारा से एक्टिव होगा, लेकिन हिंदुस्तान के बड़े स्टेट्समैन के तौर पर एक्टिव रहा था बाद में। क्या डेफिनेटली उसने नाम का सवाल बनता है, इसलिए करवा आपको सवाल ये होगा कांग्रेस ने, गांधी ने कब कांग्रेस को छोड़ दिया था, 1934 में छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से एक्टिव हो रहा है गांधी। तो गांधी क्या करेगा जी, क्विट इंडिया मूवमेंट। हिंदुस्तान छोड़ दो तारीख, हिंदुस्तान छोड़ो तारीख, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी ने शुरू की। तो गांधी ने जो है ना जी, कांग्रेस का जो इजलास हुआ उसमें ये फाइनल किया गया कि गांधी की सरबराही में हमें तारीख चलाएंगे अंग्रेज सरकार के खिलाफ। बेसिकली प्रेशर बनाना था, और बर्तानिया जंग हारता हुआ दिखाई भी दे रहा था, अभी लगा प्रेशर बनाने निकल गया, ये टाइम है। इसके पीछे और भी बहुत सारे मुलाकात थे। तो गांधी ने जब तारीख चलाई तो गांधी के साथ क्या होगा, उठा जेल में डाल दिया। गांधी इसके बराबर जुड़ी टांग तो उठा जेल में डाल देगा, लेकिन तारीख जोर पकड़ती। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी इसमें शामिल कर दी फिर से, और जो है ना जी, मतलब बड़े पैमाने पर जो है ना जी कैसे करने की बात हुई थी। लोगों ने जो है ना बर्तानिया सरकार के झंडे उतार दिए थे, अपनी अपनी पैरेलल गवर्नमेंट बना के बैठ गए थे मामला लेके। जबरदस्त किस्म की रही ये मूवमेंट इनकी। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के हवाले से गांधी ने शुरू की थी, और इसके क्या करेगी, इसके रिजल्ट में मुस्लिम लीग डिवाइड एंड क्विट मूवमेंट शुरू की थी मुस्लिम लीग ने, या जिन्होंने 1943 में, जिन्होंने या मुस्लिम लीग ने कौन सी, किसके रिस्पांस में ये पूछा जाएगा, इसके रिस्पांस में ये शुरू की थी। क्योंकि जब ये जोर पकड़ा इस मूवमेंट ने और अंग्रेज सरकार का भी कोई हाल नहीं था, तो मुसलमानों को भी लगा कि हम शायद अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे और हम एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में चले जाएंगे, अंग्रेजों की गुलामी से निकल के हम हिंदुओं की गुलामी में जा रहे हैं। तो फिर मुस्लिम लीग ने तारीख चलाई जिन्होंने कि भाई पहले तकसीम करो फिर जाओ यहाँ से, हमें एक गुलामी से निकल के दूसरी गुलामी में नहीं जाना है, गोरों की गुलामी के बाद हम कालों की गुलामी में नहीं जाना चाहते, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम गए फिर बाद में। ठीक है जी। तो इस तरह से जो है जिसके बारे में आपसे सवाल बनेगा, डिवाइड एंड क्विट, जिन्होंने शुरू की 1943 के अंदर। इसके बाद ये तो जेल में थे गांधी साहब, सारे इनके जो लोग थे बेजत, बड़े पैमाने पर उन्होंने गिरफ्तार किए और जेल में पड़े रहे। और उसके बाद जो है आगे चल के जो अगर पहले हम लाट चेंज करते हैं, पहले हम लाट चेंज करते हैं, उसके बाद हम फिर सीआर फार्मूला और गांधी जी नाटक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे मैं डिस्कस करता हूं। लाट चेंज हो गया जी, लॉर्ड आ गया जी, अब वेवल, लॉर्ड वेवल आ जाएगा जी 1943 से 1947 तक के रहेगा। इसके बारे में लफ्ज यूज किया था पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ इंडिया, पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ इंडिया। पेनल्टीमेट का मतलब होता है सेकंड लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया लॉर्ड वेवल था। पेनल्टीमेट वायसराय ऑफ इंडिया अभी इसी को हम कहेंगे। लॉर्ड चेंज हो गया। तो हम देखते हैं गांधी जी नाटक के बारे में, एससीआर फार्मूला। गांधी जी नाटक 1944 की बात है, तकरीबन ये की चीजें थी। पहले फार्मूला दिया गया और फिर जो है उसके ऊपर डिस्कशन होगी, बातचीत होगी। तो सीआर फार्मूला किसने दिया, राजगोपाल चक्रवर्ती, राजगोपाल आचार्य फार्मूला, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला, राजगोपाल आचार्य फार्मूला या राजा जी फार्मूला भी कहते हैं, राजा जी के नाम से मशहूर थे, राजा जी फार्मूला। राजा जी फार्मूला का है, चक्रवर्ती राजगोपाल आचार्य फार्मूला का है, सीआर फार्मूला का है। इसमें ये आखिरी कोशिश थी राजगोपाल आचार्य ने, मैंने आपको बताया कि तकसीम को भी माना इसने, जब ये 1940 के अंदर जब वो करारदाद लाहौर पास की जा रही, जब इसने कहा था कि पार्टीशन से नहीं बचा जा सकता, पार्टीशन को एक्सेप्ट, ये वाहिद बंदा था जिसने एक्सेप्ट कर लिया था, बाकी नहीं करोगे, नहीं हिंदुस्तान एक ही रहेगा, कांग्रेस का कोई नहीं मान रहा था, कांग्रेस की बात कर रहा हूं। इसने कहा था कि पार्टीशन को वो करेगी, अभी से नहीं बचा जा सकता इससे। तो इसने जो दो कौमी नजरिया है, पहली दफा इसने एक्सेप्ट किया था, इसके बारे में सवाल बनता है। टू नेशन थ्योरी को जो बात को एक्सेप्ट किया सबसे पहले अंग्रेज किसी हिंदू ने, तो वो ये राजगोपाल आचार्य था। तो ये हकीकत पसंद आदमी था, इसने बात को समझा, इसने कहा कि पार्टीशन से तो हम नहीं बच सकते, तो क्यों ना हम कोशिश की जाए किसी तरीके से, हम बेशक मुल्क बना ले अलग अलग, लेकिन दोनों के पैनल ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ही बन जाए।
या 2 3 4 5 जो मेन चीजें हैं, डिफेंस या जिस तरह से फॉरेन अफेयर के मामला है वो इकट्ठे रहें, ऊपर एक मतलब एक सुप्रीम एक बॉडी बन जाए जो दोनों को गवर्न करे, कंबाइन। इस तरह ये 4 इस फार्मूले में इसने ये बताया था। और इसके ऊपर फिर गांधी और जिन्ना के दरमियान में बातचीत उसे लेके, और ये जो बातचीत थी किस खतूत पे मुश्तमिल थी, और 14 सेशन हुए डिफरेंट, 14 दिनों तक ये बातचीत चलती रही। इस टाइम कुछ जो डिस्कशन हो रही थी उनमें से बहुत सारे टाइम में जो ना गांधी जो था वो जेल में था, 1 to 1 मुलाकातें भी हुई, सारे मामला चले, लेकिन बात वहीं आके रुकी टू नेशन थ्योरी के ऊपर। तो ये सक्सेसफुल इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि गांधी ने कहा कि मैं ये कांग्रेस की तरफ से नहीं कर रहा ये बातचीत या सीआर फार्मूले के ऊपर डिस्कशन आपसे, बल्कि मैं जाती हैसियत में कर रहा हूं। और इसके ऊपर जो एक्सट्रीमिस्ट जो थे, हिंदुओं में भी त्रास था, वो तकसीम को मानते ही नहीं थे, तो इस वजह से ये नाकाम हुई, इसका कोई खतर खारिज नहीं निकला। जिना इस बात पे अड़ा आके नहीं, हमने क्या करना है जी, अलग मुल्क बनाना है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से ये भी नाकाम हुई। उसके बाद वेवन बुलाया गया, शिमला कॉन्फ्रेंस होगी, वेवन प्लान जिसे हम कहें 1945 में, वो अपना प्लान देगा और दोबारा से इकट्ठा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंग्रेज सरकार की तरफ से आखिरी कोशिश थी। समझ करता हूं, हाँ जी, वेवन प्लान, वेवन प्लान या फिर इसे शिमला कॉन्फ्रेंस कहा गया। 1945 1945 के अंदर था वेवन प्लान भी और शिमला कॉन्फ्रेंस एक ही बात थी। पहले उसने प्लान दिया, इन्हें कहा कि सोचो, उसके बाद क्या करो, जरा बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो वेवन प्लान था क्या, इसने दोबारा से इसने कहा कि मैं क्या कर रहा हूं जी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना रहा हूं पूरे उसमें, हिंदुस्तान जिसमें हो, हिंदुस्तानी लोग इसमें शामिल होंगे, और इसने 14 लोगों की अपनी कैबिनेट बनाई, 14 जो लोग इसने अपनी कैबिनेट बनाई। कैबिनेट बनाने का इसने कहा, जिसमें से 6 जो थे वो कांग्रेस के, मैं को दिए 6 मेंबर, इन्होंने कहा कांग्रेस से होंगे, 5 जो मेंबर होंगे वो मुस्लिम होंगे, 6 5 11, 3 जो थे बाकी मिनॉरिटी से, सिख और क्रिश्चियन और बाकी जो थे दलित वगैरह। तो इस तरह से इसने 14 लोगों की अपनी कैबिनेट बनाने का ऐलान किया। अब मसला जो खराब हुआ ना, ये नाकामी की जो वजह थी वो ये 5 मुस्लिम सीटें थी। कांग्रेस कह रही थी कि जो है जी हम हमारे जो तंजीम है, जो कांग्रेस है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की नुमाइंदा जमात है, इसमें मुसलमान भी हैं, तो इनमें 5 सीटों में से 1 सीट कांग्रेस कह रही थी हमें, हमारे जो मुसलमान नुमाइंदा है हमारी पार्टी के अंदर, जैसा कि अबुल कलाम आजाद था उस वक्त कांग्रेस में, उसने कहा 5 में से 1 सीट हमें दी है मुसलमानों की, वो अबुल कलाम आजाद को दिला। जब जो था वो खिजर आया टाना, यूपी से यूनानिस्ट पार्टी भी तो थी ना, पंजाब में हुकूमत बना के बैठी हुई थी, यूनानिस्ट पार्टी के लिए 1 सीट वो चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं खिजर आया टाना को सीट दूं, उसके साथ अंदर या तो फौत हो गया ना, उसके बाद ये बना सीएम बन जाता, तो 1 सीट से चली जाती है, अबुल कलाम आजाद को चली जाती है, कितनी बैठी थी मुस्लिम लीग की बस्ती। जिन्ना का कहना यह था कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो सारी सीटें में दो। इस वजह से बात ये बिगड़ गई और मामला खराब हो गए और कोई रिजल्ट नहीं निकला। ये भी अब जब मसला ये खड़ा है कि नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग कह रही है कि हम हैं मुसलमान, वो कह रहे नहीं जी वो किधर है, क्योंकि यूनानिस्ट पार्टी भी तो है, हुकूमत बना के बैठी है पंजाब में, आपके पास तो हुकूमत भी नहीं। कांग्रेस कह रही है कि हम हैं मुसलमानों के नुमाइंदा। अब इसका फैसला कैसे होगा कि कौन नुमाइंदा है, तो इलेक्शन से होगा। कैसे होगा, इलेक्शन से होगा। क्या होगा, आओ देवल साहब क्या कहेंगे, आओ इलेक्शन देवाते, इलेक्शन देवाते देख लेते हैं कौन नुमाइंदा है, जो नुमाइंदा होगा वो आ जाएगा। कौन क्या होंगे, इलेक्शन होंगे हिंदुस्तान में, क्या होंगे, इलेक्शन होंगे जी। अब जरा देखते हैं हिंदुस्तान में इलेक्शन, हाँ जी इलेक्शन 1945 और 1946 के इलेक्शन दिसंबर में शुरू होंगे, जनवरी तक चले जाएंगे। ये दोनों इलेक्शन थे, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। 36 37 वाले सिर्फ प्रोविंस में हो रहे थे बस, ये दोनों में है, सेंटर में भी है और प्रोविंसेस में भी है। अब सेंटर में टोटल सीटें थी 102 और मुसलमानों के लिए सीटें रखी गई 30, हिंदुस्तान के मुसलमानों को सीटें उसमें से दी गई 30 102 में से टोटल। और जो प्रोविंस की सीटें थी वो 1585 थी, सारे सूबों की सीटें 1585, सेंटर की 102, 102 में से मुसलमानों के लिए सीटें मुख्तस की गई वो 30 की गई, और 1585 में से मुसलमानों के लिए सीटें रखी गई अलग से वो 492 थी। वो जो सेपरेट इलेक्टोरल था, इस इन सीटों पर 492 में सिर्फ मुसलमानों के ही नुमाइंदा खड़े हो सकते थे, इन 30 पे मुसलमान के नुमाइंदे खड़े हो सकते थे। ठीक हो गया, अच्छा तो ये प्रोपोर्शन थी। अब ये वो इलेक्शन थे जो 2 कौमी नजरिए पे हुए। कांग्रेस का नारा ये था कि अखंड भारत, एक ही भारत, अगर तुम लोग चाहते हो भारत तकसीम ना हो, डिवाइड ना हो, इकट्ठे रहे तो कांग्रेस को वोट करो, ये नारा था कांग्रेस का। मुस्लिम लीग का नारा क्या था कि अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान बने तो फिर मुस्लिम लीग को वोट दो। ये नारा लगा, मतलब 2 कौमी नजरिए की बुनियाद पर इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन के अंदर जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टीज थी, जैसे कि यूनानिस्ट पार्टी, ये भी कांग्रेस के साथ चली गई थी, जमात अहरार मौलवियों की जमात, ये भी कांग्रेस के साथ चली गई थी, जमीयत उलमा हिंद जिसमें से बाद में ये जमीयत पाकिस्तान बनी, ये भी उनके साथ थी। तो बड़ी बड़ी जितनी पार्टीज थी ये कांग्रेस के साथ जाके मिली। क्यों, कांग्रेस के पास पैसा था, मुस्लिम लीग के पास क्या था, भूखे लोग थे, इनके पास तो था ही कुछ नहीं। तो ये तो जिना साहब तो उल्टा कहते थे जो इलेक्शन लड़ने के जाता मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से, ये उन्हें कहते थे कि भाई कुछ चंदा भी जमा कराओ पार्टी फंड में, और कांग्रेस उल्टा बड़े बड़े जो मेन कैंडिडेट थे उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए उनके ऊपर पैसे की बरसात कर रही थी। तो उस वक्त अगर जिना के पास पैसे होते तो पाकिस्तान में इलेक्शन होता, पाकिस्तान जिना के पास था ही कुछ नहीं देने। और सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया उस वक्त के मौलवियों ने, शिवाय चंद को छोड़ के, क्योंकि उनके पास इतना मतलब एक सबसे बड़ा एडवर्टाइजमेंट का टूल था। मस्जिद, हर घर में हर मोहल्ले में आपको मस्जिद होती है, स्पीकर होता है, और स्पीकर की आवाज हर घर में जारी होती है। उन्होंने फतवे जारी करवाई, पाकिस्तान को काफिलिस्तान कहा गया और काजी आजम को काफिल आजम कहा गया। इस तरह से मतलब पूरी कंपेन जारी की गई जिना साहब के हवाले से। अब जिना साहब का बैकग्राउंड जो था थोड़ा सा मजहबी हवाले से कोई खास नहीं था, पैंट शर्ट पहनते थे, इंग्लिश बोलते थे, क्लीन शेव थे। आपको बताया उस वक्त ये बहुत मजबूत बात समझी जाती थी, क्योंकि उस वक्त सोशल मीडिया और ये मामला सारी चीजें नहीं थी। तो जिना साहब के बारे में जो व्यूज थे, मतलब उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना आसान था, लोग बात मानते थे कि हाँ यार बात ठीक है इसकी इनकी। तो इस तरह से पूरा प्रोपेगेंडा किया गया मुकम्मल तौर पे। उसके बावजूद भी जिना साहब ने क्लीन स्वीप किया मुस्लिम सीटों के ऊपर, 30 में से 30 सीटें जीती मुस्लिम लीग ने। इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग ने 30 में से 30 सीटें,
और ये जो मुसलमानों की सीटें रखी गई थी इसमें से 429 सीटें जीती। इस तरह से क्लीन स्वीप वाला मुस्लिम लीग ने और साबित किया कि हम ही नुमाइंदा जमात हैं बस हिंदुस्तान के मुसलमानों की, और कोई नहीं है। अच्छा, इतनी सीटें जीतने के पीछे एक तो जहां से आपकी ग्राउंड लेवल पे तंजीम साजी थी, प्रॉपर वर्क था, दूसरी वजह ये थी मुसलमानों को थप्पड़ पड़े थे। कौन से हम कल 1937 की जो इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो कांग्रेस की वजारतें आई थी उन्होंने मुसलमानों की तबीयत साफ की थी, जो जुल्म हुआ था। तो उस वक्त समझ आ गई थी कि ये हमारे नहीं हो सकते, इन्होंने हमारे साथ वही करना है दोबारा इन्हें हुकूमत मिली जो इन्होंने पहले किया था। तो इस वजह से अभी एक नफरत थी इसके खिलाफ। तो इस तरह से मुस्लिम लीग ने बड़ा जबरदस्त 100% सीटें जीती और ये जो सीटें थी 87% रिजल्ट था। लेकिन एक भी सीट मुस्लिम लीग हिंदू उस वाली जो थी वो नहीं जीत सकी। एक सीट भी मतलब ओपन जो फाइट थी उनके पर एक भी नहीं सीट जीत सकी मुस्लिम लीग, वहाँ कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए मैक्सिमम। इसी तरह से जो इधर सीटें थी मुसलमानों के लिए उन पर कांग्रेस की तरफ से एक बंदा भी नहीं जीता, उन्होंने भी तो मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए हुए थे ना इधर अपने। हाँ, NWFP में बचा खान जो था उसकी जो पार्टी थी उसे भी कांग्रेस की सरहदी गांधी हम कहा करते थे, सरहदी गांधी के नाम से वो मशहूर हुआ था। उसकी पार्टी ने जो है ना जगह हासिल कर ली थी क्योंकि वो सुर्ख पोस्ट था ना लाल, वो उनकी मशहूर थी रेड शर्ट्स। तो इस तरह से ये इलेक्शन हुए अल्टीमेटली और मुस्लिम लीग एक फातेह के तौर पर बन के उठी। अब यहाँ साहब चौड़े होकर फिरते थे, हाँ जी अब तुझे साबित कर दिया ना यहाँ साहब ने कि हम ही नुमाइंदा है। कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया मुस्लिम लीग ने, यूनाइटेड पार्टी को टोटल बीसी पे मिली थी। तो इस तरह से जो है ना जी यूनाइटेड पार्टी का भी सफाया हो गया बाकी इलेक्शन थी, इसका रिजल्ट मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। अब इस रिजल्ट के बाद आएगा कैबिनेट मिशन, इसके बाद आएगा कैबिनेट मिशन आएगा। कैबिनेट मिशन के बाद फिर डायरेक्ट एक्शन डे को डिस्कस करेंगे, टर्म पार्टीशन की तरफ जाएंगे। इसमें इलेक्शन के हवाले से मैं देख लेता हूँ कोई और पॉइंट रह गया है तो मैं आपको लिखवा देता हूँ इसमें, बस ठीक है। हाँ, इसमें गवर्नमेंट भी ऐड कर रहे हैं। पंजाब में फिजा एक्ट बना, सीएम बना, मुस्लिम लीग की वजारतें देख लें और सिलेक्शन के रिजल्ट में। और आप ये देखिए कि बंगाल में हुसैन शहीद सोहरावर्दी सीएम बना वहाँ का बंगाल का, और सिंध के बने थे जी गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब जो थे ये सीएम बने थे सिंध के। ये मेन जो है, बाकी में कांग्रेस आप देख लें उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इन तीन का जरूर याद रखिएगा। ठीक हो गया जी। और क्या रह गया, बस ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। उसके बाद हम देख लेते हैं कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन को देख लेते हैं, ये कैबिनेट मिशन क्या कहते हैं। कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन जो था, अच्छा ऊपर भी चेंजेस हो रही है बटालिया में। बटालिया में जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ जी, WW सेकंड 1945 में 2 सितंबर 1945 को खत्म हुई थी। तो वहां पे जो है उसके जंग के बाद इलेक्शन हुए और इलेक्शन में जो है ना जी जो चर्चिल था वो आ गया था, कंजर्वेटिव पार्टी जो थी चर्चिल की जो आ गई थी और वहां पे लेबर पार्टी जीत गई थी। और लेबर पार्टी की तरफ से जो पीएम बने थे नए उनका नाम था क्लेमेंट एटले। सिर्फ एटली भी याद रख लेंगे तो बहुत है। क्लेमेंट एटले जो था जी ये प्राइम मिनिस्टर बन गया था लेबर पार्टी से। ये लेबर पार्टी से था तो इसने क्या किया जी, कैबिनेट मिशन भेजा हिंदुस्तान के मामलों को जो है ना जी देखने के लिए, कंट्रोल जंग खत्म हो गई थी, हिंदुस्तान में दरवाजे टूट गए थे। तो ये जो क्लेमेंट एटले था इसे भेजा गया, क्लेमेंट एटले ने भेजा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में 3 मेन लोग थे, एक हमारे पास क्रिप्स था, दूसरा ईवी अलेक्जेंडर था और तीसरा था सर पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था। सर पैट्रिक लॉरेंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया था, ये लीड कर रहा था। साथ में अलेक्जेंडर था, ईवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स साहब बीच में थे। ये 3 लोग थे जी जो कि भेजे गए हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के मामलों को ठीक करने के लिए, हुकूमत की तश्कील देने के लिए। आप इस तरह से क्या इलेक्शन हो गए थे, इलेक्शन के बाद हुकूमत बनी थी तो इसने आके अपना प्लान शेयर किया कैबिनेट में। इसने जो प्लान शेयर किया उस प्लान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्लान में इसने क्या किया, एक तो था ना इंतजामी यूनिट बना दिया इसने बनाया 3 यूनिट। ग्रुप ए बनाया इसने, एक मतलब ग्रुप्स में तकसीम कर दिया हिंदुस्तान को। ग्रुप बी ये पूछता है सवाल पेपर में, ये ग्रुप सी में कौन कौन थे, ग्रुप ए में कौन थे, ग्रुप सी में कौन कौन से इलाके थे। ग्रुप ए में उसने शामिल किए, आप देखें कि जो आज के हमारे पास से बनेंगे ग्रुप ए में उसने शामिल किया जी। हाँ, ग्रुप ए में बम्बई, मद्रास, यूपी, सीपी जो आज का इंडिया है, जो आज का इंडिया है ये सारा, जिसमें हमारे पास यूपी, सीपी, बम्बई, हाँ जी, और इसमें शामिल कर लें जी बम्बई के साथ मद्रास कर लें, उड़ीसा कर लें, ये इलाके शामिल किए इसने ग्रुप ए में जो आज का इंडिया है। ग्रुप बी में इसने आज का जो पाकिस्तान है, पंजाब, ये इंपॉर्टेंट है ग्रुप सी और ग्रुप बी, पंजाब, सिंध, NWFP, बलोचिस्तान, ये सारे ग्रुप बी में रखे। सवाल बनाया गया कैबिनेट मिशन के मुताबिक पंजाब, सिंध और NWFP कौन से ग्रुप में रखा गया, ग्रुप बी में रखा गया। और ग्रुप सी में आज का बंगाल, बांग्लादेश, बंगाल, और उसके बाद आप देखें कि सिलट का इलाका, ये जो इलाके थे जो आज का बांग्लादेश है, ये सारे के सारे इलाके रखे गए ग्रुप सी के अंदर। ग्रुप सी में बंगाल, सिलट और असम भी चले, असम का इलाका भी सी में रखा गया। तो ये ग्रुप बी और ग्रुप सी का पूछ लेता है, ग्रुप ए में आज का इंडिया, ग्रुप बी में आज का पाकिस्तान, ग्रुप सी में आज का बांग्लादेश। देखिए उनका दिमाग देखिए आप, उस वक्त जो उन्होंने डिवीजन की थी ज्योग्राफिकली, आज वैसे 3 मुल्क बन गए। इस लेवल में वो वर्क करते थे, इंतजामी यूनिट बनाए थे उन्होंने, आज वैसे आपके पास 3 मुल्क है। खैर जी, कैबिनेट मिशन में तो ये इसने प्लान दिया कि इस तरह से जो इंतजामी यूनिट बनाए जाएंगे, 10 साल तक हम आपकी सर्वाइव करेंगे। 10 साल के बाद जो ग्रुप है उन्हें जो है जी चेंज किया जा सकता है, अगर उनमें से कोई ग्रुप आजादी हासिल करना चाहे तो उसे आजादी कर दिया जाएगा। इस तरह का इन्हें क्या किया जी प्रपोजल थी। और इसमें बात यह कही कि जो सारे प्लान को एक्सेप्ट करेगा उसी को हम गवर्नमेंट बनाने की दावत देंगे। जिना साहब ने देखा, सामने अच्छा हम तो इतना पाकिस्तान मांग रहे थे, ये तो इतना बड़ा पाकिस्तान दे रहे हैं, हम तो इतना सा पाकिस्तान मांग रहे थे क्योंकि पंजाब भी तकसीम हो जाना था, बंगाल भी तकसीम हो जाता था, उनके पास था हमारे पास, ठीक है, सिलट और असम भी उनके पास चले जाने थे। तो जनाब कोई बड़ा पाकिस्तान है जिन्होंने एक्सेप्ट करना, हमने मुस्लिम लीग ने फॉर्म कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट कर। कांग्रेस ने शुरू में से नहीं माना, कांग्रेस ने पहले से नहीं माना, रिजेक्ट कर दिया।
और प्रिंसली स्टेट को भी इसमें रखा गया था साइड पर करके। तो लेकिन बाद में कांग्रेस ने जो है कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया, आप मान लेंगे, तो उन्होंने मॉडिफिकेशन कर दी तो कांग्रेस ने भी मान लिया। जब कांग्रेस ने मान लिया तो जिन्ना साहब का कहना यह था कि पहली शीट ये थी मुआहदे की, जो पूरा मनवान वैसे जैसे आप लेके आए थे वैसे तस्लीम करेंगे, उसी को गवर्नमेंट बनाने की दावा दी जाएगी। हमने तस्लीम किया तो हमें गवर्नमेंट बनाने की दावा दी जाए। कांग्रेस ने तो मानी नहीं रही थी, कांग्रेस ने बाद में मॉडिफिकेशन करवाई फिर मान लिया। बस समझे? तो इस तरह से जो है ना मामला खराब होने लगा। फिर इसने जो बैठा हुआ था वह इसने दोनों डी करके कांग्रेस को पहले राजी किया, उनके हिसाब से मॉडिफिकेशन की जो कि मुसलमानों के लिए खतरनाक थी, और उसके बाद में हुकूमत बनाने की दावा दी थी 16 जुलाई को। अच्छा डेट बनी किसकी? 16 अगस्त 1940 को इसने गवर्नमेंट बनाने की दावा दी थी। किसे? कांग्रेस को। मुस्लिम लीग हुआ है। मुस्लिम लीग कहाँ बार है? मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग अपनी पावर शो करने के लिए, अपना गुस्सा दिखाने के लिए डायरेक्ट एक्शन बनाएगी। समझ, डायरेक्ट एक्शन बनाएगी। अब 16 अगस्त को 1946 जिस दिन उन्हें दावा दी जा रही है गवर्नमेंट में शामिल होने की, इंटर्म गवर्नमेंट बनी थी ना, तो उसी दिन को डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर मनाया गया। डायरेक्ट एक्शन डे में क्या हुआ जी? बाहर निकलेंगे, एहतजाज करना था, उधर से हिंदू भी निकल आए और एक फिरका वाराना जो थी वो जम शुरू हुई, जिसमें तकरीबन कहा जाता है वो 6000 के करीब जो लोग थे वो शहीद हुए। इसमें तकरीबन 6000 के करीब लोग मारे गए थे, हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हुए और कई हजार लोग जख्मी हुए थे, कई लाख लोग बेघर हुए थे। बंगाल के अंदर फसाद हुए थे, बंगाल हुसैन से इस तरह से मामला खराब हुए। ऐसा ऐसा फिर वो आर्मी ने कंट्रोल कर लिया, वो इमरजेंसी लगा दी गई, जिस तरह मार्शल लॉ होता है उस दौर में इमरजेंसी लगा के मुकम्मल तौर पर जो है जी इस खून रेजी को रोका गया। अब इस मुद्दे को अब चर्चा पोजीशन में है, बरतानिया की बात कर रहा हूँ, एटली गवर्नमेंट में है, एटली साहब। तो चर्चिल ने इस मुद्दे को उठाया, पोजीशन में था तो पोजीशन मुद्दा उठाती है कि हिंदुस्तान में तुमने कैसे करवा दिए, वहाँ जो है ना मिनॉरिटीज के ऊपर जुल्म हुए, मुसलमान क्या मिनॉरिटीज पे जुल्म हुए। तो इस तरह से चर्चिल ने खूब एटली से जवाब मांगा, पार्लियामेंट में वो जवाब नहीं था उसके पास। उसने फिर हिंदुस्तान पैगाम भेजा कि भाई मुस्लिम लीग को मनाओ और हुकूमत में लेके आओ। वेवल ने फिर रब्ता किया मुस्लिम लीग से, मुस्लिम लीग भी चाह रही थी किस तरीके से हमें बुलाया जाए, तो जिन्ना साहब ने फिर एक्सेप्ट कर लिया और उसके बाद फिर गवर्नमेंट बनेगी, इंटरम गवर्नमेंट जिसे कहेंगे, क्या कहेंगे हम, इंटरम गवर्नमेंट कहेंगे। उसके हवाले से कुछ सवाल बनेंगे यूनिवर्सिटीज के हवाले से, वो जरा हम देखते हैं, उसके बाद चलेंगे। इंटरम गवर्नमेंट के बारे में देखने हैं जबूरी हुकूमत, इंटरम गवर्नमेंट 1946 की। हाँ जी 1946 की अबूरी हुकूमत है, 1946 की अबूरी हुकूमत। तो ये जो गवर्नमेंट बनाई गई इसमें जो वाइस प्रेसिडेंट इज इक्वल टू पीएम था, ये था नेहरू। सवाल बनता है कि पीएम जो था वो कौन बना था या वाइस प्रेसिडेंट कौन बना था? तो वो नेहरू साहब थे, जवाहरलाल नेहरू। कौन से नेहरू? जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे। अच्छा वैसे क्या याद रखना कांग्रेस में मुस्लिम लीग को 5 वजारतें दी गई थी, वही दूसरे वादा किया था 5 मिलेगी तुम्हें, इसमें से एक सीट वो उसे देना चाहता था, एक सीट कांग्रेस देना, 5 ही 5 मुस्लिम लीग को मिलेगी। क्यों? मुस्लिम लीग ने साबित कर दिया कि वही क्या है, नुमाइंदा जमात हिंदुस्तान के मुसलमानों की। 5 में से लिखिए नंबर 1 लियाकत अली खान, फाइनेंस मिनिस्टर। पूछा जाएगा इंटरम गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्टर कौन बना? लियाकत अली खान साहब। फाइनेंस मिनिस्टर यही बने थे, उन्होंने फरवरी 1947 में बजट पेश कर दिया था। वो बजट गरीबों का बजट के नाम से याद रखा था, गरीबों ने पसंद किया था उसे। तो बजट मशहूर किसके नाम से? पुअर मैन बजट। देखो पुअर मैन बजट, फाइनेंस मिनिस्टर बजट पेश करता है ना। तो लियाकत अली खान ने जो बजट पेश किया वो कौन सा बजट कहलाया? पुअर मैन बजट, क्योंकि इसने गरीबों को रिलीफ दिया था। तो गरीब गुरबा किसान जैसे वोटर मुस्लिम लीग के, तो उसे इसने क्या रिलीफ किया? बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स थे, बड़े बड़े जो टाइकून थे, बिजनेस टाइकून जिनके मतलब बड़े बड़े उनके पास ऐसे था, उन सारे पे इसने ठोक के टैक्स लगाया। वो सारे कांग्रेस के सपोर्टर थे, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो थे, इंडस्ट्रियों के मालिक कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, तो उनके ऊपर इसने क्या किया? ठोक के टैक्स लगाया और गरीबों को रिलीफ कर दिया, रिलीफ दिया। इसलिए पुअर मैन बजट के नाम से मशहूर हुआ। सवाल बनता है कि पुअर मैन बजट किसने पेश किया? क्या फाइनेंस मिनिस्टर था, वही करेगा। उसके बाद 4 और लिखे ना। अच्छा फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास जो है ना आई चंद्रीगढ़ जो था, और इसके बाद है जी हमारे पास जोगिंदर नाथ मेंडल, उसका नाम था जोगिंदर नाथ मेंडल। और राजा गजनफर अली है एक, हाँ गजनफर अली और अब्दुल निश्तर, नीचे नजर लिखा हुआ देखें ना, नजर नीचे नहीं आ रहा, कहाँ याद आया मेंडल? चलिए मेंडल के बाद आ जाते हैं, इधर मैं रेस कर देता हूँ। गजनफर अली और 5वां है हमारे पास अब्दुल निश्तर। इनकी वजारतों के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है। तो यहाँ से आई चंद्रीगढ़ से शुरू करते हैं। आई चंद्रीगढ़ कॉमर्स की मिली और मेंडल को वजीर कानून की। ये कॉमर्स मिनिस्टर बना और ये लॉ मिनिस्टर बना, मेंडल लॉ मिनिस्टर बना था। आई चंद्रीगढ़ कॉमर्स का मिनिस्टर बना था, मेंडल जो था वो लॉ मिनिस्टर बना था। गजनफर अली सियाहत का, हेल्थ का, और अब्दुल मिनिस्टर कम्युनिकेशन का, ये जो आपकी कम्युनिकेशन एंड रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड रेलवेज का बना था अब्दुल मिनिस्टर साहब, और सियाहत का बना था मेंडल, गजनफर अली। गजनफर अली बना था सियाहत का वजीर। तो ये 4-5 वजीर बनेंगे आपके। लियाकत अली खान का तो सब पूछा जाता है। ये 4 मैंने आपको एक्स्ट्रा लिखवा दिए हैं, इनके बारे में भी पूछ सकता है आपसे। आइए चंद्रीगढ़ कॉमर्स का, मेंडल लॉ का, गजनफर अली हेल्थ का, अब्दुल मिनिस्टर रेलवे एंड कम्युनिकेशन का। इसमें से मेंडल का भी उसने पूछा है कि लॉ मिनिस्टर कौन था इंटरम गवर्नमेंट में, तो वो जोगिंदर नाथ मेंडल था। ये इंटरम गवर्नमेंट थी। उसके बाद जो मेन
पॉइंट हम डिस्कस करेंगे इवेंट हुआ है हमारे पास 3 जून 1947 का मंसूबा। 3 जून 1947 का मंसूबा हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो होगा क्या होगा जी, पार्टीशन का जो है ना जी प्लान दिया जाएगा, तकसीम, हिंदुस्तान की तकसीम की बात की जाएगी और लॉर्ड भी चेंज करेंगे, इसमें लॉर्ड भी हम चेंज करेंगे। जी लॉर्ड हमारे पास जो है लॉर्ड माउंटबेटन आ जाएगा, वायसराय ऑफ इंडिया। 1947 ये इसकी अपॉइंटमेंट हो गई थी 22 फरवरी को, 22 फरवरी 21 फरवरी को, 21 फरवरी 1947। लेकिन हिंदुस्तान ये आया तकरीबन कोई 22 मार्च 1947 को। ये सवाल बना है कि कब हिंदुस्तान आया, तो हमारा ऑप्शन था फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से। तो मार्च कहेंगे, एम से मतलब है मार्च। तो 22 मार्च 1947 को इंडिया पहुंचा, ये 15 अगस्त 1947 तक ये हिंदुस्तान का वायसराय, लास्ट वायसराय था और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर इसका, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का है। और ये मार्च 1947 में आया था और 15 अगस्त 1947 में रहेगा। इंडिया का आखिरी गवर्नर जनरल, आखिरी वायसराय था ये। इसे भेजा ही पार्टीशन के लिए, पार्टीशन प्लान। इसे कहा था कि हिंदुस्तान जाए और पार्टीशन का पूरा प्लान बना के थे, हिंदुस्तान को 2 मुल्कों में तकसीम कर। इसने भेजा एटली ने। पीएम कौन है इस वक्त? बर्तानिया का पीएम एटली है, लेबर पार्टी से था, इसकी पार्टी पूछी जाती है। सवाल ये बनता है कि पार्टीशन के टाइम बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर कौन था? एटली था। जब तकसीम हो रही है तो एटली साथ थे, क्लेमेंट एटली इसका पूरा नाम था। ठीक हो गया, इसने कहा कि हम जा चुका है बर्तानिया से, यहीं से हिंदुस्तान से तकसीम करके हम जा चुका है। इसने कहा था, इसने जो आगे जो पार्टीशन प्लान देगा माउंटबेटन, उसका नाम है हमारा 3 जून प्लान। 3 जून प्लान से क्या कहा गया? 3 जून प्लान कहा गया पार्टीशन प्लान को, 3 जून प्लान कहा गया। ये इसने बनाया और बना के 4 जुलाई 1947 को इसने बर्तानिया की पार्लियामेंट में पेश कर दिया। क्लाइमेट एटले खुद पेश हुआ था इस बिल को लेकर, इसने तो प्लान बना के दे दिया ना, ऊपर भेज दिया। एटले साहब ने पेश किया 4 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को उस पर क्या हो गया जी, मंजूरी हो गई और पार्टीशन का ऐलान कर दिया। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान असेंबली का गजट जारी किया गया, पाकिस्तान असेंबली बनी। अगर आपसे पूछा जाए पाकिस्तान की असेंबली कब बनी थी, तो 26 जुलाई का कहेंगे आप 1947 को पाकिस्तान की असेंबली हमारे वजूद में आई, बन गई। और उसके बाद क्या हुआ जी, उसके बाद 26 को बन गई। कितने मेंबर थे शुरू में? 69। 10 बाद में प्रिंसली स्टेट जब ऐड हुई तो उसके मेंबर जमा हुए 79 हो गए थे बाद में। शुरू में अगर पूछा जाए कितने मेंबर थे हमारी पार्लियामेंट के, 69 थे, 10 बाद में ऐड हुए थे 79 बाद में। इस तरह से पाकिस्तान बन गया, प्लान इंप्लीमेंट हो गया। जिना साहब पहुंचे 7 अगस्त 1947 को कराची पहुंचे, कब? 7 अगस्त को। और 10 अगस्त को इसका पहला इजलास हुआ हमारी असेंबली का। असेंबली बनी कब? कब बनी? 26 जुलाई को। 7 को जिना साहब कराची पहुंचे, सिंध असेंबली जो थी हमारी, उसी को ही हमने चलाया, क्योंकि असेंबली तो थी नहीं पाकिस्तान की। सिंध असेंबली जो थी जो है ना जी, उसे पाकिस्तान असेंबली के तौर पर चलाया हमने। कराची में इसका इजलास हुआ और 10 अगस्त को होगा। पूरा इजलास कब हुआ? 10 अगस्त को हुआ। 11 अगस्त को जिना साहब को स्पीकर चुना गया असेंबली का, 11 अगस्त को। और मौलवी तमीजुद्दीन को डिप्टी स्पीकर चुना गया। और उसके साथ ये देखिए कि 11 अगस्त को ही पाकिस्तान का जो झंडा था उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग जो है उसके ऊपर भी 11 अगस्त को ही हुई। 12 अगस्त को जिना साहब को, मोहम्मद अली को खिताब दिया गया, मोहम्मद अली जिना का। तो इस तरह से नहीं कायदे आजम का, मोहम्मद अली जिना जिनका नाम था ना, कायदे आजम का इन्हें खिताब दिया गया। इससे पहले लकब था, लोगों ने दिया हुआ था। खिताब हुआ था गवर्नमेंट देती है, पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या करी ऑफिशियल से कायदे आजम का खिताब दे। अब ये खिताब हो गया, पहले ये क्या था? लकब था। 12 अगस्त को खिताब दिया गया। ये जो बिल था, पहला बिल भी कहा जाता है, ये अप्रूव हुआ था पार्लियामेंट से और ये खान साहब ने पेश किया था। 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन साहब पहुंचे कराची, पाकिस्तान की असेंबली से खिताब किया और खुशखबरी दी कि जी आप आज से आज़ाद हैं, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अगले दिन वो इंडिया पहुंचा, 15 अगस्त को उन्होंने उनकी पार्लियामेंट से खिताब किया और ऐलान किया कि जी आज से आप भी आज़ाद हैं। तो हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो 15 अगस्त मनाते हैं आज़ादी का। इस तरह से पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब इसमें रेड कलर अवार्ड हम डिस्कस कर देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पार्टीशन भी तो नहीं है ना सूबों की। जो पंजाब था वो भी तकसीम होगा, बंगाल भी तो होगा। तो ये मामला आगे चलेंगे, इसे मैं कर देता हूँ। उसके बाद हम जरा से पार्टीशन का देख लेते हैं। इसमें से भी पूछता है कि कौन कौन से सूबे को किस तरह से जो है उनका इलाका हुआ। चलिए ऐसे बता देता हूँ, मजीद कल हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो इसमें आप ये देखें कि जो पंजाब है उसका जो है जी, जब तकसीम के वक्त रियासतें थी वो 630 थी। 630 भी आता है, 628 भी आता है कहीं पे। ये रियासतें थी छोटी मोटी मिला के सारी, जिन्हें हक दिया गया कि वो जिसके साथ मिलना चाहे मिल सकते हैं, इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ, अपनी जोग्राफी को और पॉपुलेशन को देखते हुए। इसमें सबसे बड़ी रियासत कश्मीर की थी रकबे के लिहाज से, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। इसी तरह से आबादी के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद दक्कन थी। ठीक हो गया, प्रिंसिपल स्टेट जो थी उस वक्त। अच्छा, पंजाब सिंध की बात कर लेते हैं, कैसा सवाल बनता है। पंजाब की पार्लियामेंट ने डिसाइड करना था कि उसने इंडिया के साथ जाना है या पाकिस्तान के साथ जाना है। तो वो डिस्ट्रिक्ट्स जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उन्होंने पाकिस्तान के साथ आना था, जहाँ पे सिखों की या हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी उन्होंने इंडिया के साथ। मतलब पंजाब की भी तकसीम होती थी। तकसीम के लिए जिना साहब का मुतालबा था कि यूएन से काम, यूएन को कहेंगे वो आया के पार्टीशन करें, तकसीम करें और मुंसिफाना तकसीम करें। तो माउंटबेटन लेने का वक्त हो गया था। माउंटबेटन ने कहा कि नहीं, वो जो है जी बुजुर्ग हैं, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, तो गर्मी थी आपको हिंदुस्तान में गर्मी होती है, तो आप जो है जैसे ही चुने। तो फिर एक वकील थे सर साइरल रैडक्लिफ, ये एक वकील थे, लायर थे। इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई कि वो क्या करें, बंगाल को और पंजाब को तकसीम करें। पंजाब को इन्होंने तकसीम किया और रैडक्लिफ लाइन आपको कब बता था? 17 अगस्त। पार्टीशन जो हुई कब हो रही है? 17 अगस्त 1947। ठीक हो गया जी। और इस तरह से जो है ना जी कुछ हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, इस तरह गुरदासपुर तहसील थी, गुरदासपुर जिला, और बटाला की तहसील थी, यहाँ पर मुसलमानों की बड़ी जगह, ये अंग्रेजों को हिंदुओं को दे दी गई, हिंदुस्तान को दे दी गई। इसी तरह से जो है ना जी इंदौर फिरोजपुर जो थी तहसील, वो भी उन्हें दे दी गई इस तरह से।
सिर्फ हमें शकल मिली थी में से मुस्लिम अक्सरियती तहसील शकल पाकिस्तान को दिया गया था बस। कश्मीर को रास्ता दिया था ना डायरेक्ट। कल हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिंध को जो असम्बली थी उसके ऊपर छोड़ा गया, सिंध की असम्बली ने सारी ने पाकिस्तान में शामिल होने का फैसला किया। बलूचिस्तान का जो फैसला था वो जिरगे के ऊपर छोड़ा गया, जिरगे के ऊपर छोड़ा गया, और म्युनिसिपल कमेटी के मेंबरान थे उनके ऊपर छोड़ा गया, उन्होंने भी पाकिस्तान के हक में वोट किया। अब आ जाए किस पे, एनडब्ल्यूएफपी पे। वहां पे रिफरेंडम सिलहट में और एनडब्ल्यूएफपी में दोनों पे, सिलहट और बंगाल में सिलहट का और एनडब्ल्यूएफपी का केपीके का जो फैसला था वो छोड़ दिया गया रिफरेंडम में। अब एनडब्ल्यूएफपी में कौन था? बच्चा खान बैठा हुआ था, रेड शर्ट, खुदाई खिदमतगार सनादी गांधी जो पाकिस्तान के खिलाफ था। उसने पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया कि केपीके किस तरीके से इंडिया में समझ, लेकिन वहाँ की जो आवाम थी उसने रिफरेंडम किया पाकिस्तान के हक में। इस तरह से एनडब्ल्यूएफपी पाकिस्तान के हिस्सा ठीक हो। इस तरह से सिलहट की आवाम ने भी पाकिस्तान के में वोट दिया, और वो जो ठीक तो सिलहट की आवाम ने भी पाकिस्तान के हक में फैसला दिया रिफरेंडम में, और वो फिर जो बंगाल था उधर शामिल कर दिया गया सिलहट को। इस तरह से ये फैसले हुए और अल्टीमेटली पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इन सारों के ऊपर जो है कल शुरू करेंगे, या इसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर पड़ा हुआ है, वो मैं दे दूंगा ताकि जल्दी जल्दी कवर हो जाए। कारण मुझसे आगे शुरू है एक लेक्चर मौजूद है 1947 से लेकर 1948 तक, 2-3 साल जो शुरू के मसाइल थे उनके ऊपर मैंने बनाया हुआ है। अगर वो हुआ तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वरना फिर कल यहीं से शुरू कर देंगे। और अभी टाइम क्या हो गया? बस टाइम हो गया, नया टॉपिक नहीं शुरू करते, तो कल इंशाल्लाह जो है ना जी यहीं से हम आगे लेके चलेंगे। मैं शेयर कर दूंगा ताकि हमारे सिलेबस जल्दी कवर हो जाए, कल उससे फिर आगे चल पाएंगे। ठीक है, जो बच्चे जाना चाहते हैं वो चले जाएंगे, सवाल पूछने बच्चे।